हेलो डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपका साइंस का फाइनल एग्जाम का बोर्ड पेपर होगा तो उसमें आपको अपनी आंसर शीट में आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। ये तरीका बेटा आपके लिए जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये तरीका सीबीएसई भी चाहता है कि आपको पता चले, इसीलिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी उन्होंने आंसर शीट में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, टॉपर्स ने कैसे अपने आंसर्स लिखे हैं, ये सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया हुआ है। तो सीबीएसई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये आंसर शीट देखो, आंसर्स को लिखने का सही तरीका समझो और उसी तरीके को फॉलो करके आप भी अपने आंसर शीट पे आंसर्स को मेंशन करो। क्यों सर? बिल्कुल। और टॉपर बनना है तो आंसर लिखना और आंसर को सही ढंग से प्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। क्योंकि जो 80 और 90% वाला बच्चा होता है उसमें नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता, उसमें प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है। तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा तो अपने आप आपको हर क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलने लगेंगे और आपको फुल मार्क्स मतलब जैसे हर सब्जेक्ट में हाई स्कोर लाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको हम लोग मिलकर आपको मॉडल आंसर दिखाते हैं जो सीबीएसई के वेबसाइट पर या आप खुद भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो हम आपको बता ही रहे हैं और डिटेल में हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। हर सेक्शन वाइज हम बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में हम 24 का हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों को 25 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो 24 में जो बोर्ड एग्जाम है उसका जो मॉडल आंसर है टॉपर का, उसकी आंसर शीट यहाँ आप देख पा रहे हो। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको भी पता है सेक्शन ए में मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और 4 में जो आपको सही लगता है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे आपने सेक्शन ए डाला, सबसे पहले सेक्शन ए। पहले तो आप जो भी सेक्शन बेटा स्टार्ट करने वाले हो, ए बी सी डी जो भी कुछ भी, सबसे पहले आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि हम सेक्शन ए के अब आंसर्स को लिखेंगे। कई बार बच्चे सर ऐसा करते हैं कि पेपर देखो खुश जाते हैं कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का लिखा, फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सेक्शन बी का। तो इससे ना मिसमैच होता है, एग्जामिनर को दिक्कत आती है। एग्जामिनर ना अपना सारा जो गुस्सा है वो आपके मार्क्स में निकाल देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला काम, सेक्शन जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखिए, फिर उस सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है चूज कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखना है। स्विच नहीं करना बार बार कि सेक्शन ए के 2 कर लिए फिर सेक्शन बी के 3 कर लिए। बेटा ऐसे में ना एग्जामिनर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बार बार उसको देखना पड़ता है कि यार ये वाला क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के लिए है। तो फालतू में एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप सेक्शन चूज कर रहे हो सबसे पहले वो लिखो, जब वो पूरा कंप्लीट कर लो, आप फिनिश कर लो, उसके बाद ही आप अगले सेक्शन पे स्विच करो। ठीक है। अब जैसे आपने सेक्शन ए डाला, अब सेक्शन ए का आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ आप आंसर नंबर 1 लिखिए, है ना, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप क्वेश्चन 1 का आंसर लिख रहे हो। अब आपने आंसर 1 लिखा, फिर जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन लिखिए और ऑप्शन में जो डिटेल गिवन थी वो भी लिखिए। जैसे यहाँ बच्चे ने 2 to 4 लिखा है, यहाँ बच्चे ने सेकंड आंसर में डी ऑप्शन और उसका जो ऑप्शन था रिएक्शन पूरा लिखा है। तो इसी तरीके से आपको सेक्शन ए में करना है। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले केवल ऑप्शन लिख दीजिए और जब पूरा पेपर आप अटेंड कर लेना, लास्ट में जाकर इसको क्वेश्चन से देख देखकर आप उसको लिख सकते हैं। टाइम अगर आपके पास अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी सर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो वैसे तो पेपर लेंदी नहीं आता है साइंस का यूजुअली, लेकिन अगर मान लो इस बार पेपर लेंदी आया तो आपको टाइम वहां से कैसे चुराना है वो हम आपको बता रहे हैं। कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सेक्शन ए के साथ, लिखो सेक्शन ए, पहले सवाल जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आंसर नंबर 1 आपके हिसाब से ABCD में जो भी ऑप्शन सही है वो ऑप्शन, उसको आप एज इट इज छोड़ दो। फिर जब आप पूरा पेपर कर लोगे आपके पास 20 मिनट्स या 15 मिनट्स रह जाएंगे लास्ट में। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, पर्टिकुलर आंसर का जो भी ऑप्शन का डिटेल है वो भी आप लिख दोगे। या अगर आप लास्ट में सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर तो आपके पास टाइम है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे के 4 सेक्शंस कर चुके हो। तो फिर आप उसी समय क्या कर सकते हो, ऑप्शन का जो भी डिटेल है वो आप उस समय लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए अटेम्प्ट में अगर 16 क्वेश्चन के बाद देखें 17, 18, 19, 20 जो आखिरी 4 क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन के होंगे। तो असर्शन रीजन में आपको ऑप्शन लिखना है उसी तरह, और ऑप्शन के बाद वो जो ऑप्शन ए लिख रहे हो वो आप बाद में लिख लेना जैसा अभी हमने बताया। नहीं तो अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा लिख लेना। लेकिन मुझे लगता है कि मैम अगर यहाँ सिर्फ ऑप्शन भी लिख दिया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन सैंपल पेपर में क्योंकि जो तरीका बताया है, जो टॉपर ने भी लिखा है
तो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सही बात। तो ये सेक्शन ए का अटेम्प्ट करने का तरीका है। तो अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में मैम 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी वही करना है। सेक्शन बी में जैसे क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए तक क्वेश्चन नंबर 20 तक था। हाँ, अब सेक्शन में यहाँ भी आपको वही करना है। सबसे पहले हम आंसर नंबर डाला 21, और कई बार इसमें सब पार्ट होंगे। हाँ, हो सकता है कि सब पार्ट हो ए बी, तो वो भी आपको लिखना है। जैसे कि इसने 21 का ए लिखा है, तो इसका मतलब 21 के ए पार्ट और बी पार्ट, तो ये ए पार्ट का आंसर है, उसके नीचे बच्चा बी पार्ट का आंसर लिखेगा। अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसने शॉर्ट में निपटाया है कि इसने रिएक्शन भी लिख दिया और इसने सेंटेंस भी लिखा है और कलर भी लिखा है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, कलर को हाईलाइट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो। नहीं किया तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कर दिया तो फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वही ना, प्रेजेंटेबल आपका आंसर लगेगा। हाँ। और एक और चीज, अब क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हो सकता है कि कुछ सवाल का जवाब आपका एक लाइन में बन जाए। हाँ। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और वो जो रफ वर्क के लिए जो आपको स्पेस दिया है वहां तक पहुंच जाएंगे। बेटा यहाँ तक नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जो मार्जिन आपको सीबीएसई ने दी हुई है उसी मार्जिन के अंदर आपको अपने आंसर्स को मेंशन करना है, लिखना है। तो अगर आपका एक सेंटेंस में आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, उस तक नहीं जाना, उसको क्रॉस नहीं करना, उस मार्जिन को आप नीचे जो लाइन है आप उसमें लिखिए अपना आंसर। और इसमें बहुत अच्छे से बच्चे ने देखिए सेंटेंस लिखने के बाद केमिकल रिएक्शंस को एक अलग लाइन में लिखा है। हाँ, स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। देखो बेटा, जरूरी नहीं कि हर किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो। हमारी भी राइटिंग भी बहुत अच्छी तो होगी नहीं सर क्लास 10th में, ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि आपका जो एग्जामिनर है जब वो कॉपी आपकी चेक करे तो एटलीस्ट हाँ उसको समझ में तो आए, एक क्लैरिटी तो मिले उसको कि हाँ भाई बच्चे ने क्या करा है। तो स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है। राइटिंग बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, नॉर्मल आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो। उसके अलावा स्पेसिंग का ध्यान रखो, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अपने आंसर्स लिखो। अब स्पेसिंग का मतलब ये नहीं है कि एक और दो आंसर के बीच में आपने चार लाइन का, हाँ, वो नहीं बेटा, उसमें भी जो है ना आपसे बोला जाएगा कि आपने जो है ना इतना स्पेस क्यों छोड़ा है। तो प्रॉपर स्पेसिंग को आपको ध्यान रख के अपने आंसर्स को लिखना होगा यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 आंसर्स के बीच में आप 1 लाइन या 2 लाइन का गैप रख सकते हैं, 2 से ज्यादा मत रखिएगा। और जो ऑप्शन वाले हैं उसमें भी आप ए और बी के बीच में 1 लाइन का स्पेस छोड़ सकते हैं, इनफ है वो। तो ये रहा। उसी तरह बच्चे ने देखो 21 के 2 पार्ट 1 और 2 का आंसर लिखा है, देखो गैप भी रखा है। अच्छा, 2 सब पार्ट में भी गैप रखा है, कितना बढ़िया काम किया टॉपर ने। सब पार्ट में वही मैं बोल रही थी कि ए और बी वाले में भी आपको 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है ना, ताकि अगर बाद में कुछ देखो स्पेस रखने से ना एग्जामिनर ए और बी पार्ट को अलग अलग चेक करेगा, तो वो आसानी से आपको नंबर भी दे पाएगा। आपको मिल जाएंगे, एक पार्ट का 1 नंबर, दूसरे पार्ट का दूसरा नंबर। नहीं तो एग्जामिनर कभी हो सकता है, क्योंकि उसको एक ही कॉपी तो चेक करनी, नहीं चेक करनी। अब उसको लगा उसने बच्चे ने केवल एक ही पार्ट का आंसर लिखा है, अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपको केवल एक पार्ट का नंबर मिलेगा, जबकि आपने लिखे दोनों पार्ट थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। और यहाँ देखो बहुत सारे कुछ डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बना देते हो, टाइम अलाउ करता है तो बना सकते हो, लेकिन देखो सारा आंसर टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा। और देखो कैलकुलेशन भी कितना अच्छे से किया है। पहले क्वेश्चन में देखो, अगर 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ गया तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिखा, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो लिखा, और फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दिया और आपने आंसर निकाला। आंसर को एसआई यूनिट के साथ लिखना है, साथ ही साथ आंसर को बॉक्स में बंद करना है, डिब्बा बंद करना है। क्यों? डिब्बा के बाहर जो चीज होती है खराब हो जाती है। यानी अपने आंसर को अगर बंद करोगे बॉक्स में तो एग्जामिनर का सीधी नजर यहाँ पहुंचेगी, यही सही आंसर है, उसने देखा, फिर वो स्टेप देखता है। पहले आंसर चेक करेगा, अगर आंसर सही है तो उसको पता होगा कि सही तभी आया जब उसके स्टेप सही हैं, और वहां देखेगा फुल में फुल नंबर आपको यहाँ दे देगा। देखो इसी तरह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर को एसआई यूनिट में लिखिए और बॉक्स में बंद कर दीजिए। सर मुझे लगता है ये तो बच्चे मैथ्स में भी मतलब सेम स्टेप फॉलो करते हैं। बिल्कुल, कि गिवन वैल्यूज लिख दी, क्या निकालना है आपने वो एक्स निकालना है, फॉर्मूला जो है ना आपने लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी और फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर को बॉक्स में बंद कर देना। एक चीज से मैं यहाँ पे और नोटिस करी है, जैसे कि यहाँ पर बच्चे का कुछ कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक हुई, तो बच्चे क्या करते हैं ना, गलती हो गई उसको एकदम उसको ऐसा मिटाने की कोशिश करते हैं कि अब ये दिखे ना। उसकी जरूरत नहीं बेटा, फालतू में जो आपकी एक लाइन बस उसको क्रॉस कर देना है, स्ट्राइक मार देना है, बस खत्म। ये नहीं कि आप उसको पेन से जो है ना कर रहे हो बार बार, उसकी जरूरत नहीं है।
अदरवाइज आपकी कॉपी वही है कि नीट एंड क्लीन जितनी हो सके उतनी आपको दिखानी है। हाँ। इस तरीके से अगर काटोगे पीटोगे ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। क्लियर। और उसको या तो एक लाइन से काट देना, या मैं तो क्या करता था, मैं क्रॉस कर दो खत्म। मैं मेरे जो तरीका था वो यही था कि उसको क्रॉस कर देता था, या तो एक सिंगल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको ऐसे कट कर देता था। इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये उसने कैलकुलेशन में कुछ गलती की थी इसलिए उसने काटा है, मुझे ये चेक नहीं करना, मुझे ये चेक करना है। और सीधी सी बात है, आपको रफ वर्क के लिए स्पेस दिया हुआ है। हाँ। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया, आपने वैल्यूज पुट कर ली है, अब जो भी कैलकुलेशन है बेटा सबसे पहले वहां करके देखो। और एक चीज मैंने, हाँ, रफ वर्क के लिए यहाँ स्पेस है। हाँ। लेकिन अगर ये कम पड़ता है तो मैं क्या करता था कि जब मुझे आंसर शीट मिलती थी तो मैं लास्ट के 2-3 पेज रफ वर्क के लिए लिख देता था टॉप पे, रफ वर्क। exactly. वहां रफ वर्क करता था, वहां से आंसर में निकाल कर यहाँ लिखता था। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन बी का, ठीक है। सेक्शन सी पे चलते हैं मैम। सेक्शन सी में भी वही तरीका है ना, बस आंसर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ वर्ड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और इंस्ट्रक्शंस जो है ना स्टार्टिंग में आपको पेपर में दिए जाते हैं कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस का आंसर आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, लाइक दैट। तो वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन सी दिख नहीं रहा है मुझे, तो आई थिंक ये कहाँ चला गया, सेक्शन 27 में, तो 20 ये तो बी ही है। हाँ, तो इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट, मतलब उसने यहाँ लग रहा है कट कर हो गया है या दिख नहीं रहा है। हाँ, पॉसिबिलिटी। तो फिर वही काम करना है। सेक्शन बी से जब आप सेक्शन सी पे पहुंचे तो पहले सेक्शन का नाम डालें, फिर आंसर नंबर डालकर आप पार्ट सब पार्ट का आंसर लिखना शुरू करें, और उसमें भी गैप दें, फिर 2 आंसर के बीच में गैप बने। और यहाँ देखिए, आपको हो सकता है डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, जैसे यहाँ बच्चे ने देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया है, देखो, है ना। और ये डिस्पर्सन का डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। बिल्कुल, मैंने इनको एक आइडिया दिया था कि आप सबसे पहले डायग्राम पेंसिल से बनाओ। जब आपके डायग्राम कंप्लीट बन जाए तो उस पे पेन चला दो और इरेजर से पेंसिल वाला पार्ट मिटा दो, हो गया, डन। आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन जैसे इस बच्चे ने बनाया। और डायग्राम में लेबलिंग करना मत भूलना, नहीं तो वो डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। बिना लेबलिंग के तो बेटा वो तो बच्चों की ड्राइंग बुक बन जाएगी। हाँ, बिना डायग्राम, बिना लेबल किया डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। आपको लेबलिंग करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ उसने दिखाया है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे में स्पेक्ट्रम है 7 कलर का, नीचे वॉयलेट, ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अब जरूरी नहीं वॉयलेट को वॉयलेट कलर से दिखाए, कलर बेटा आपको यूज नहीं करने हैं। हाँ, पेंसिल से ही उसने बनाया है, बाद में उसको पेन चला देगा, लेकिन आप पेन ही यूज करेंगे। लेकिन क्लियर कट दिखना चाहिए कि हाँ वॉयलेट कौन है, इंडिगो कौन है, तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटा ब्लू पेन इस्तेमाल किया और पेंसिल इस्तेमाल करी। आप लोग का क्वेश्चन होता है कि सर मैम क्या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों करना है, जरूरत ही नहीं है। सीबीएसई खुद बोल रहा है कि भैया ब्लू पेन लेकर के जाओ, पेंसिल लेकर के जाओ, और उसी में आपका काम हो जाएगा। यहाँ भी देखो बच्चे ने पेंसिल से ही डायग्राम बनाया है, ठीक है। और कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम है, सोलेनॉइड का। और यहाँ पर देखो सर उसने अंडरलाइन भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर रखा है ताकि हाईलाइट हो जाए। और कोई केमिकल रिएक्शन अगर किसी आंसर में हम देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का भी पार्ट वाले उसमें थी, फर्स्ट वाले में था, तो चलिए ऊपर चलते हैं। सेक्शन ए में था, आ जाओ भाई, केमिस्ट्री सेक्शन ए में काफी नीचे है। ये पार्ट है, कितना अच्छे से आंसर लिखा है। ये भी है मैम। हाँ। अब जैसे यहाँ उससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा गया था 27 में, तो बच्चे ने पहले रिएक्शन लिखा है और डिस्प्लेसमेंट को फिर डिफाइन किया है, बिल्कुल, है ना। अब और पर देखो, इसमें मैम ये भी कह सकता हूँ, या तो पहले डिफाइन कर लो, बाद में रिएक्शन लिखो, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखकर ये रिएक्शन। बिल्कुल, यहाँ स्टॉपर से एक गलती हुई है कि एग्जाम्पल नहीं लिखा इसने, कि आई गेस उसमें था कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन थी शायद, तो उसने वो लिख दिया। अच्छा, उसने उसको आगे कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट पार्ट में उसने इक्वेशन लिख दी, सेकंड पार्ट में उसने बता दिया कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये कि जो भी इक्वेशन लिख रहे हो, अगर सवाल में बोला गया है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो आपके लिए तो जरूरी है कि इक्वेशन बैलेंस करनी है। हाँ। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में एग्जाम्पल के तौर पे कोई इक्वेशन लिख रहे हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछी गई है, तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन लिख दी, तो बेटा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इक्वेशन को आप बैलेंस करो ही करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे सवाल में बोला जाएगा कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अंडरस्टूड है कि इक्वेशन लिख रहे हो तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, और इसके लिए आपको ना कई बार लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं
कि बन जाएगी, ठीक है ना, बन तो जाएगी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके भी देख लो। उसके अलावा इक्वेशन को लिखना कैसे है, रिएक्टेंट्स आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए, एरो जो है आपको एकदम सही बनाना है, प्रोडक्ट्स आपको राइट साइड में लिखने हैं। उसके अलावा बैलेंस कर ली, अब जो भी आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो फिजिकल स्टेट्स आपको पता है, जैसे कि एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, कॉपर जो है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, तो ये भी आपको बेटा स्टेट्स मेंशन करनी है। कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन हाँ बैलेंसिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टेट्स लिखने में थोड़ी सी तो आई थिंक मुझे लगता है मैम, ये बच्चों का भी डाउट है, मेरा भी डाउट है कि अगर हम ये स्टेट ना लिखें तो क्या नंबर कटेंगे? नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन एक चीज तो है कि मुझे नहीं लगता कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से कोई भी ऐसा है एक भी जिसका आपको स्टेट ना पता हो। जैसे कि चलो ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का नहीं पता, लेकिन लोहे का तो पता ना, वो तो आप सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसके आप बगल में लिख सकते हो। तो जितना पता है उतना तो लिख ही दो, आगे का नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ नंबर नहीं कटते हैं। क्योंकि आपसे इक्वेशन सही चाहिए है, प्रोडक्ट सही चाहिए है और बैलेंसिंग चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्ट का नाम सही होना चाहिए, प्रोडक्ट सही बना रहे हो आप, एरो सही बना रहे हो, और रिएक्शन आपने बैलेंस कर रखी है। कोई कैटलिस्ट लगा है, हाँ ठीक है, कोई यहाँ पर हीट होता है तो एरो के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, तो जो भी रिएजेंट या जो भी आप बोल सकते हो कैटलिस्ट लगा है, एरो पर वो मेंशन होना चाहिए। जो भी एनर्जी सप्लाई की जा रही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कार्बन चैप्टर में और आपका एसिड वाले चैप्टर में थर्मल डिकम्पोजिशन में कई चीजें हैं जहां वो कैटलिस्ट को यहाँ एरो के ऊपर लिखते हैं, तो वो कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन होगी ही नहीं। अब अगर आपने नहीं लिखा, हाँ अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको ये कह रहे हो कि बिना कैटलिस्ट के वो रिएक्शन हो गया, जो वो तो गलत है, तो आपको हाँ तो नंबर कट जाएंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेक्शन सी की बात हो गई। सेक्शन डी में तो बड़े बड़े आंसर 5 नंबर वाले आते हैं, है ना, तो वहां तो फ्लो चार्ट, डायग्राम और मैं कहूंगा माइंड मैप जो हो सके वो बना दो। और उसके अलावा अब क्योंकि हम सेक्शन डी में जा रहे हैं, आंसर्स की लेंथ बढ़ेगी, वर्ड लिमिट बढ़ेगी, तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्यादा जो है ना पैराग्राफ में आंसर मत लिखना। आंसर तो लिखना है, लेकिन उसको बुलेट पॉइंट्स में आप जो है ना उसको लिखने की कोशिश करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने लंबे लंबे, आप खुद सोचो ना, आपको एक आंसर शीट चेक करनी है, अब आप लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे, लगेगा कि हाँ ठीक है सही लगा होगा, एक एवरेज जो है ना मार्क्स लिख करके आपने छोड़ दिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए बुलेट पॉइंट्स में जो है आप अपने लंबे लंबे आंसर लिखो, और अगर हो सके तो कीवर्ड्स को या सेंटेंसेस को हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और फ्लो चार्ट बना सकते हो और डायग्राम बना सकते हो। अगर नहीं भी कहा है तो भी डायग्राम बना दीजिए, कहा है तब तो बनाना ही पड़ेगा। टेम्परेचर इसमें यहाँ पे बच्चे ने बकायदा एरो पे मेंशन किया है कि जिप्सम से जो है ना पीओपी बन रहा है, तो उसके लिए हीटिंग करनी है, कितने टेम्परेचर पर वो उसने बताया है। बिल्कुल, और फिर यहाँ यूज प्रॉपर बताया है, यूज में यूजेस नंबर 1 2 प्रॉपर लेबलिंग के साथ उसने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ उसने आंसर डायग्राम बनाया है, स्टोमेटा का डायग्राम बनाया, कितना प्यारा डायग्राम बनाया है, पेंसिल से ही बनाया है, ठीक है। मैंने बता दिया पेंसिल से बनाकर आप पेन चला दो तो लगेगा पेन से बना हुआ है ना। लेबलिंग के साथ बनाया है। एरो देखो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वही मैं कहा कि डायग्राम बनाकर फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप समझाएंगे अपने आंसर को, थोड़ा पैराग्राफ लिखिए, थोड़ा फ्लो चार्ट, थोड़ा डायग्राम, तो आपका आंसर बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा। और ऐसे आंसर्स को फुल नंबर मिलता है, कोई भी आप आंसर अगर लिखेंगे तो फुल नंबर पाएंगे, तो इसको ध्यान में रखें और ऐसे ही आंसर लिखें। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन में, सेक्शन ई। सेक्शन ई में तो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें पैराग्राफ पढ़कर आंसर लिखना होता है। तो यहाँ तो बेसिकली आप सीधे आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, जैसे यहाँ देखो अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, हाँ, तो केवल नाम नहीं लिखा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कैसा होता है, कैसा बनता है, उसने प्रॉपर दिखाया भी। कीटोन है तो CO है, अल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप है ना, लाइक दैट। और कितना प्रॉपर से सब पार्ट को, A B के 2 पार्ट, फिर C के भी कई पार्ट है, C के फर्स्ट के भी देखो 2 आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के आप जो भी आंसर अटेम्प्ट, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका नंबर, आंसर नंबर मतलब, और उसके जो सब पार्ट्स होंगे वो आपको एकदम क्लियरली बेटा मेंशन करने होंगे। सब पार्ट्स के बीच में भी एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ बच्चे ने ये A पार्ट किया है, या 38 क्वेश्चन का नंबर का B पार्ट है, ये C पार्ट है, ताकि हर एक पार्ट के आपको इंडिविजुअल नंबर मिल जाए, नंबर ना कटे, है ना। तो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पार्ट का आंसर नहीं लिखा है, नहीं लिखा, आपने सारे आंसर लिखा है। तो सारे आंसर पता जब एग्जामिनर को चलेंगे ना,
तब आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको एग्जामिनर को पता लगाना है, उसके लिए आपको साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखना बहुत जरूरी है। स्पेसिंग का ध्यान रखिए, नंबरिंग का ध्यान रखिए और सेक्शन का ध्यान रखिए। बस इतनी बातें जो आपको बतानी थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को इस मूवमेंट पे बता दिया जाए कि अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने में अगर इस पर कर सकते हो। हाँ, इस बेसिस पर अगर आप अपने आंसर लिखना शुरू कर दोगे ना, सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तो एग्जाम आते तक, बोर्ड एग्जाम आते आते तक आप एकदम इस चीज में परफेक्ट मास्टर हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार हाँ, ये तो हम 2 महीने से कर ही रहे ना प्रैक्टिस, एग्जाम में भी आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख करके अपने आंसर्स आओगे। तो आपको ना वहां पर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि अरे हमें जो है ना राइटिंग अच्छी करनी है या हमें लिखना कैसे, वो ऑलरेडी आपके हैबिट में बन जाएगा, डेवलप हो जाएगी। तो आप इजीली वहां पर कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा बेसिकली वहां पे आपका। हाँ, और बेसिकली अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप चाहते हो कि कोई हमें जबरदस्ती ये प्रेजेंटेशन सिखाए और हमको इम्प्रूवमेंट ला दे हमारे में, तो उसका भी तरीका है, हमारा लक्ष्य 2.0 बैच। तो इस बैच के बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य 2.0 बैच है, जिसको हमने अभी लॉन्च किया है फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। अगर आप देखो इसकी प्राइस 485, मात्र 485 में है। अच्छा, ये अभी लॉकड आउट है तो आपको यहाँ बैक कर देते हैं। और ये देखिए लक्ष्य 2.0 बैच। अब इस बैच में अगर आपको इनरोल होना है तो पहले की बात, क्यों इनरोल करें, तो अभी बात हुई आंसर प्रेजेंटेशन की, वो इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के आपको मिलेगी, बिल्कुल हर चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ मिलेगा, और सिलेबस का जो आपका रिवाइज्ड जो पूरा सिलेबस जो हमने लक्ष्य बैच में पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको। क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैच शुरू हो चुका था दिवाली के टाइम से। ठीक है, तो जो क्लासेस लग चुकी हैं उनकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आगे की जो क्लासेस है उनके आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। बिल्कुल। और अगर लक्ष्य 2.0 बैच में अगर एनरोल होना है तो अड्डा 24/7 ऐप पे जाके आपको लक्ष्य कोड अप्लाई करना है, डिस्काउंट लेना है, और 485 में आपको ये लक्ष्य बैच परचेज कर लेना है, एनरोल कर लेना है, और ये इसकी वैलिडिटी अप टू बोर्ड एग्जाम तक रहेगी, है ना। इसमें डाउट क्लासेस भी हम लेंगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं डाउट आता है तो वो डाउट आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, और क्लासेस डेली होती हैं, क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, लेकिन हमने आपके लिए और प्रोडक्ट भी अपने ऐप पे बना रखा है, जैसे कि अगर आपको सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए तो हमने यहाँ हर सब्जेक्ट के 15 सैंपल पेपर का ये सीरीज बना रखा है, टेस्ट सीरीज, जो आपको केवल और केवल 150 में मिल जाएगा। तो अगर आपको केवल सैंपल पेपर चाहिए, वो भी हर सब्जेक्ट का, तो आप हमारा ये सैंपल पेपर की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अगर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए बोर्ड एग्जाम के, तो वो पीवाईपी की बुक ले लीजिए हर सब्जेक्ट की, जो 100 रुपीज में है ना। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए हर सब्जेक्ट का, वो 120 में आपको मिल जाएगा। तो हमने क्वेश्चन बैंक, पीवाईपी, सैंपल पेपर की टेस्ट सीरीज और ये लक्ष्य 2.0 बैच सब कुछ आपके लिए डिजाइन किया है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि इनकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। बिल्कुल सही बात है। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही इसको कहते हैं कॉस्टली हो, बहुत ही आउट ऑफ बजट हो, सभी विद इन द रेंज है। बिल्कुल, प्राइस हमने इसकी सेट करी हुई है, तो आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, और हर सब्जेक्ट का है। बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जाइए, आई थिंक प्रेजेंटेशन का जो हमने तरीका बताया मैम ने और मैंने, तो वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पे आपको वर्क करना है, और बोर्ड एग्जाम में, हाँ अभी से, और बोर्ड एग्जाम में लाना है मोर देन 95% मार्क्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।